देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल थ्योरी का ही ये भी पार्ट है। फिनोमिना क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे, बस पढ़ा ही होगा आपने कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है। फोटो मतलब फोटोन हो गया, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब फोटोन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो स्टैंड फॉर फोटोन, एंड इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन। तो फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहे हो आप। बट उसमें ये कहा जाता है कि जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते हैं, तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी एक ना स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो कंडीशन दी जाती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। इसको भी आगे बताएंगे कि ये जो ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, इसका भी एक नाम देते हो आप, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक नाम दिया गया है। जिससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर किसी भी मेटेलिक सरफेस पर डालते हैं, तो ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बाहर निकलते हैं। और इसी फिनोमिना को आप मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया है, क्योंकि वो फोटोन की वजह से निकल रहे हैं, इसलिए उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया है। और इफेक्ट को कह रहे हो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, इसके लिए बात में कही जाती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, या कहीं कहीं पर इसको मतलब बेसिकली आप लोग जो सुनोगे क्वेश्चंस में, इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लाइट पे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट निकलता है, उससे कम पर नहीं हो पाता। तो एफ नॉट उसको डिनोट कर रहे हैं, एफ नॉट को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा नॉट को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कह रहे हो आप। और ये मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं। अगर तुम लोग को लगे थोड़ा सा ना कि यार पहले से इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, तो बता देना आप, मेरे को लगता है कि शायद वर्क फंक्शन वगैरह थोड़ा सा बेसिक जानते होगी, है ना। कि वर्क फंक्शन फाई नॉट को हम लोग डिनोट करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट h इनटू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f नॉट, मतलब। और ऐसे ही आप फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस करोगे तो वर्क फंक्शन फाई नॉट को h और फ्रीक्वेंसी को हम स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा नॉट कह सकते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इसके इससे कम फ्रीक्वेंसी पर अगर आप लाइट को डालते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा तुम्हें, थ्रेशोल्ड से कम डालने पर। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब होता है कि ये हाईएस्ट पॉसिबल वेवलेंथ है, इससे ज्यादा वेवलेंथ करने पर लाइट, इससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी विच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, lowest frequency which can cause a photoelectric effect is the threshold frequency, and the maximum wavelength which can cause photoelectric effect is the threshold wavelength। इनके वर्क फंक्शन के साथ फॉर्मूलेज हैं। वर्क फंक्शन क्या है, तो उसके बारे में भी डिफाइन किया गया है कि वर्क फंक्शन जो है वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल अगेंस्ट द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑफ द पेरेंट एटम। कम से कम इतनी एनर्जी। और ये कुछ स्टैंडर्ड डेटा दिया गया है तुमको, सीजियम के लिए दे रखा है, सोडियम, बेरिलियम, इनके लिए कुछ वर्क फंक्शन की वैल्यूज दी गई है। नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही मिलेंगे तुम्हें, तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3.9, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये हो गया। सो ये इंट्रोडक्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इस पेज पे अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछो, कोई भी वर्ड अगर इसमें से ना समझ में आया हो तो बताओ, कोई ऐसा सर टर्म। हाँ, सर अगर इलेक्ट्रॉन सबमिट होते हैं तो क्या उसके मास पे कोई फर्क पड़ता है मेटल के? ऑब्वियसली पड़ेगा ना, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मास मेटल का तो कम हो ही जाएगा, नेचुरल सी बात है। लेकिन वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इतने मतलब इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में काफी कम होता है, तो थियोरेटिकली मास पर फर्क आएगा, बिल्कुल सही बात है। बट वो फर्क इतना ज्यादा नहीं होगा कि हम मेटल के मास को चेंज करके माने कुछ, मतलब न्यूमेरिकल में। हाँ, थियोरेटिकली तो कोई भी चीज, ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई चीज मेटल से निकल रही है तो उसका मास तो लूज हो ही रहा है, ऑब्वियसली बात है, वो होगा। यस। और कोई पॉइंट इसमें से पूछना हो तो पूछो, बिकॉज ये सिर्फ डेफिनेशन हैं, इसमें कुछ भी बिना सर वो किसी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मतलब ये मोमेंटम कंजर्वेशन भी होता होगा, मतलब जैसे सब इलेक्ट्रॉन सब अगर हाँ, सब होगा, एमिट हो रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल होगा। स्पीड भी पीछे जाएगी। हाँ, बिल्कुल होगा, वो सब कुछ करेंगे, वो भी धीरे धीरे सब आएगा। बट मैं सिर्फ अभी इस पेज पे बात कर रहा हूँ, इस पेज पे टर्म्स है ना, एक्चुअली डेफिनेशन है। नॉन मेटल से नहीं होगा अमृतांश, नॉन मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो बाहर निकल पाए,
तो ये नॉन मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है, मेटेलिक बॉडी के साथ ही हो सकता है ये चीज। ठीक है जी अमृतांश, और कोई डाउट? सर लिक्विड्स में ऐसा क्यों नहीं होता? क्या चीज? लिक्विड्स में वो कौन सा फैक्टर होता है जो रेजिस्ट करता है इसको? नहीं, लिक्विड अगर मोल्टेन स्टेट में है तो हो जाएगा, मेटेलिक स्टेट में लिक्विड है तो हो जाएगा, वहां पर भी पॉसिबल है। मतलब ये इफेक्ट। हाँ जी, ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट देखो होने को सभी से हो सकता है, बट पॉइंट है ना कि फ्रीक्वेंसी उतनी होनी चाहिए ना। हर मटेरियल के लिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो अलग अलग आएगी, मतलब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, तो हो सकता है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी आ जाए जो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर आप थ्योरी में पूछोगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो हुए नहीं अभी तक इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं हुए ना, मतलब जैसे भी लिक्विड का पूछे आप, तो लिक्विड के ऊपर भी इसका कोई एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है। और मेरे ख्याल से इसलिए भी नहीं हो सकता कि बिकॉज लिक्विड के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर हो भी जाएगा तो उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन करना काफी टफ होगा, मतलब क्या करेंगे उसको। तो मे भी इस वजह से साइंटिस्टों ने कभी ट्राई नहीं किया होगा। बट हाँ, साइंस है तो थ्योरी में तो सब कुछ पॉसिबल है, बट अभी तक कहीं हुआ नहीं है ये। तो ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके क्वेश्चंस कुछ करा ले पहले। पहला क्वेश्चन देखो क्या होगा यार, पहले इसी पेज के ऊपर क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इंसिडेंट होने पर नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एमिटेड। तो अब इसमें से कौन सी वेव होगी जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है? तो इसका आंसर आप दोगे कि आप इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन है जिसकी वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट से कम होती है? एक्सरेज। हाँ, मतलब देखो दो चीजें हैं, या तो आपको फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए या फिर आपको वेवलेंथ पता होना चाहिए, मतलब ऑर्डर्स पता होने चाहिए कि अल्ट्रा वायलेट से छोटी वेवलेंथ किसकी होती है, लेस वेवलेंथ, अल्ट्रा वायलेट से कम वेवलेंथ वाले कोई वेव आप बताएं कौन सी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फैमिली होती है उस फैमिली में ऑर्डर्स होते हैं यार। गामा रेज, एक्स रेज। तो जो कम वाले होंगे वही कर पाएंगे, बिकॉज क्या है देखो यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब ये होता है कि एक मैक्सिमम वेवलेंथ के बिलो होना चाहिए आपको। तो अगर अल्ट्रा वायलेट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उससे भी कम करना पड़ेगा वेवलेंथ आपको, या फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा करनी पड़ेगी। इस तरीके से करोगे आप। ठीक है जी बच्चा, बताओ। यस सर। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के लॉजिक ये है कि इनमें से आपको वो वाला ऑप्शन चूज करो। चूज ऑप्शन, मैं आंसर से पहले बता देना करना क्या है। चूज ऑप्शन हुज वेवलेंथ इज लेस देन अल्ट्रा वायलेट, वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अल्ट्रा वायलेट। यूवी रेस से जो कम वेवलेंथ वाले होते हैं ना उनको आप चूज कर ले, और आप बता दे क्या आएगा आंसर इसके हिसाब से। तो अगर हम हाँ जी, एक्सरेज की वेवलेंथ कम आती है अल्ट्रा वायलेट से, अगर बात करोगे तो कम आती है उसकी। अल्ट्रा वायलेट की अराउंड 10⁻⁻8 मीटर के आसपास की कुछ होती है, एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट 10⁻⁸ मीटर के लमसम इसके आसपास ही कुछ इसकी वेवलेंथ आती है, अल्ट्रा वायलेट की आती है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सॉरी वेवलेंथ लमसम 10⁻³ के नियर अबाउट चलती है। इंफ्रारेड की अगर हम बात करेंगे तो इंफ्रारेड समवेयर कुछ 10⁻⁻5 के आसपास चलता है। एक्सरेज की वेवलेंथ की बात करोगे तो एक्सरेज की वेवलेंथ 10⁻⁻10 के आसपास होती है, और विजिबल लाइट की बात करेंगे तो ये अराउंड 10⁻⁻6 के आसपास की है मीटर्स में। ये सब कुछ मीटर में है, मीटर्स के हिसाब से। तो आप खुद देख लो, 10⁻⁻8 से छोटा वाला ऑप्शन जो होगा वही मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट मीन्स की डी। बाकी सब उससे ज्यादा है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 5200 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड व्हेन द मटेरियल इज इल्यूमिनेटेड विद अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन फ्रॉम। अब ये बताओ 5200 एंगस्ट्रॉम से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ये, मतलब कि इससे लो वेवलेंथ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और इससे ज्यादा वेवलेंथ पर नहीं होगा। 5200 से कम पे होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रॉन्स तभी एमिट हो पाएंगे जब लैम्डा की वैल्यू लेस होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि 5200 एंगस्ट्रॉम से कम। तो अब देखो ये जो 50 वॉट दे रखा है और ये 20 वॉट दे रखा है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, पावर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 10 वॉट का बल्ब लाओ, 20 वॉट का बल्ब लेकर के आओ, 50 वॉट 100 वॉट, ये चीज
मतलब ये जबरदस्ती ऐड किया गया है ऑप्शन में सिर्फ माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, पावर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप ऑप्शंस चेक करो कि इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट में से किसकी वेवलेंथ 5200 से कम है। 5200 से कम वेवलेंथ वाले कौन से होंगे, अल्ट्रावायलेट होगा या फिर इंफ्रारेड होगा। और बता सकते हो, अच्छा अभी ऊपर लिखा भी है देखो अल्ट्रा हाँ, इंफ्रारेड की वेवलेंथ तो अल्ट्रावायलेट से भी ज्यादा है। अल्ट्रावायलेट 10 टू द पावर -8 है और इंफ्रारेड 10 टू द पावर -5 है। तो इंफ्रारेड ज्यादा वेवलेंथ है ना, हमको 5200 से और कम करना है जा करके। दैट मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज चाहिए। अब अल्ट्रावायलेट रेज आप 50 वॉट की भी यूज कर सकते हो, 20 वॉट की भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर इंपॉर्टेंट है नहीं। तो दैट मीन्स सी ऑप्शन भी हो सकता है, डी ऑप्शन भी हो सकता है। अल्ट्रावायलेट का कोई भी लैंप आप लेकर के आओ, कितने भी वॉट का। तीसरे क्वेश्चन में 5 मेटल्स की वर्क फंक्शन दे रखी है, लाइट 400 एंगस्ट्रॉम की अलाउड की गई है, तो इनमें से कहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट निकलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो जो वेवलेंथ आपको दिया गया है, आप इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंगली एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करें। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जब आप कैलकुलेट करोगे इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, तो वो होता है hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहाँ पर एक और चीज बता दें तुमको क्वेश्चंस करने के लिए, hc की एक वैल्यू होती है लमसम 1240, इसको याद रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। h इंटू सी की वैल्यू 1240 नैनोमीटर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो बार बार कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगे तुमको, hc की ये वैल्यू याद कर लो, टाइम बच जाता है हमारा क्वेश्चंस में। तो hc हो जाएगा 1240 नैनोमीटर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि 4000 अगर एंगस्ट्रॉम में चल रहा है यानी 400 नैनोमीटर में चलेगा वो। तो नैनोमीटर कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यानी 124/40 3.1 के आसपास। तो 3.1 के आसपास अगर है तो ये फोटोन है। और वर्क फंक्शन के बारे में कहते हो कि ये मिनिमम एनर्जी है, मतलब कि फोटोन के पास इससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। तो अब 3.1 से ज्यादा वाले कौन कौन से हैं वो देख लें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ए एंड बी। नहीं, ए का तो 1, हाँ मतलब ए का वर्क फंक्शन 1.2, मतलब जिनका भी वर्क फंक्शन फोटोन के एनर्जी से कम होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, और जिनके वर्क फंक्शन की वैल्यू फोटोन की एनर्जी से ज्यादा है वहां पर नहीं निकल पाएंगे। तो 1.2 लेस है फोटोन की एनर्जी से, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2.4 पे निकलेगा, 3.6 पर नहीं आएगा, 4.8 पर नहीं आएगा, 6 पर नहीं आएगा। दैट मीन्स सिर्फ ए और बी। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर 3 क्वेश्चन थे, मतलब हमने कहा ना कि जो ये बेसिक पॉइंट है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बढ़े आगे भी, है ना। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद आते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, जो इन्होंने एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को लेकर के इक्वेशन दी हुई है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर कहीं कहीं पर न्यू लिखा है, कहीं कहीं पर आप एफ भी लिखोगे, अलग अलग सिंबल्स हैं, कहीं पर न्यू और एफ, तो एफ ही यूज करते हैं कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी एफ होती है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की होती है उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया था एच एफ माइनस फाई नॉट, और फाई नॉट को एच एफ नॉट कह सकते हो, जिसमें एफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी है। तो इसमें बहुत सिंपल, एक्चुअली चैप्टर बड़ा सिंपल सा ही है, ज्यादा ज्यादा इक्वेशंस है नहीं इसके अंदर। एक सिंगल इक्वेशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की है और एक इक्वेशन आगे अभी आप पढ़ोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल की। तो इसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस ज्यादा है, थ्योरी और इक्वेशंस बहुत ही कम है, लिमिटेड है, 2-3 इक्वेशंस ही है सर। तो मैक्सिमम एच एफ माइनस फाई नॉट है, और यहीं पर इन्होंने एक और बात कही थी कि जो मिनिमम एनर्जी होगी किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की, उसके बारे में भी बात की इन्होंने, दैट मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी टेंडिंग टू 0 वैल्यू। दैट मीन्स कि कुल मिलाकर के जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी का एक रेंज होगा। ये कह सकते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिफाइन कर सकते हो, और वो रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर के और मैक्सिमम एच एफ माइनस फाई नॉट, यानी अगर मेटल से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसकी एनर्जी इसी रेंज के अंदर कोई भी एक वैल्यू होगी, हाईएस्ट एच एफ माइनस फाई नॉट, लोएस्ट 0, इनके बीच की कोई भी वैल्यू का इलेक्ट्रॉन निकल सकता है वो। और यहाँ पर भी जैसे पीछे हमने आपसे यहाँ पर पावर को कैंसिल करा दिया था कि पावर का कोई मतलब नहीं होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में,
तो उसी को उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का आपके पावर यानी इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है कि लो इंटेंसिटी मतलब डिम लाइट, अगर आपको हम अपने लैंग्वेज में यूज करें तो डिम लाइट है या फिर स्ट्रॉन्ग लाइट है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे बल्ब की इंटेंसिटी कभी कभी डिम हो जाती है, कभी कभी ज्यादा ब्राइट हो जाता है, तो डिम और ब्राइट से फर्क नहीं पड़ता है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है, फर्क पड़ता है सिर्फ फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो चाहे वो डिम लाइट हो, चाहे वो नॉर्मल लाइट हो, वो चाहे फिर वो ब्राइटेस्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। तो यही कहा जाता है कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पावर इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं। और ऑब्वियसली बिकॉज एफ का फंक्शन है, तो जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, वो सेकंड नंबर का पॉइंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन है, यहीं पर नीचे देखो क्या आंसर आएगा, ठीक है। इसमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है 230 नैनोमीटर, वेवलेंथ ऑफ द लाइट निकालनी है, और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू बी इजेक्टेड। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है यार ये भी, एच मैक्स इक्वल टू एच, हम फ्रीक्वेंसी को सी बाई लैम्डा लिख लेते हैं, और माइनस ऑफ फाई नॉट। तो फाई नॉट की जगह पर एच सी अपॉन लैम्डा नॉट भी कह सकते हो आप, वर्क फंक्शन को रिप्लेस कर सकते हो आप एच इंटू एफ नॉट से या फिर एच सी बाई लैम्डा नॉट से। तो मैक्सिमम वाला एनर्जी आपको दे रखा है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। एच इंटू सी की वैल्यू हमने याद कर रखी है 1240 नैनोमीटर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिवाइडेड बाय लैम्डा जो कि सॉल्व करना है, माइनस अगेन 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो दे रखा है 230 नैनोमीटर। तो ये नैनोमीटर कैंसिल यहाँ से, बाकी कैलकुलेट करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। कुछ आइडिया देंगे आप लमसम क्या आंसर बनेगा इससे? सी ऑप्शन। सब 180 के 180 के अराउंड, ठीक है, तो इसी को टिक कर देते हैं। और क्वेश्चन देखो, 194 आएगा। 194 आ रहा है तो नहीं सर 179 आ रहा था तो 180 होगा। हाँ ठीक है 194, 180 आएगा। बिकॉज 194 आएगा तो फिर हम डी ऑप्शन टिक करने पड़ेगा, क्योंकि वो 200 उसके ज्यादा क्लोज है। 180 आ रहा तो ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पर बताओ, हम इसको ऐसे ही कराएंगे यार, चैप्टर को बताया पूरा मॉडर्न फिजिक्स आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे, मतलब छोटा सा एक थ्योरी का पार्ट, फिर उसके 3-4 क्वेश्चन, ताकि अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पर वर्क फंक्शन की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, और एक लाइट की इक्वेशन दी हुई है तुम्हें, इक्वेशन दी गई है तुम्हें, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बहुत ही एलिमेंट्री कंसेप्ट वेव का चाहिए होता है, कि वेव की जो इक्वेशंस होती हैं या एसएचएम की जो इक्वेशंस होती हैं, वेव या एसएचएम की जब आप इक्वेशंस के बारे में थोड़ा बेसिक जानते हो, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ए इंटू साइन ओमेगा टी या फिर साइन या कॉस ओमेगा टी। मतलब कि टाइम के साथ जो टर्म आता है ये ओमेगा है, जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हो। ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर ना ये एक्चुअली लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसके अंदर दो इक्वेशंस होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दी गई है। इसको अगर हम देखें तो ये स्प्लिट करके दो पार्ट्स में दिख सकता है, ये एक तरीके से 100 साइन और ये 5 इंटू 10⁻15t, एक टर्म आपका ये बन जाएगा, प्लस 100 इंटू कॉस ऑफ दूसरा टर्म बना आपके पास। इसका मतलब यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसीज की लाइट को साइमल्टेनियस इंसिडेंट किया जा रहा है। इसका ये मतलब है कि यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी 1 मिलेगी और यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी 2 मिलेगी, दो फ्रीक्वेंसीज की लाइट को साइमल्टेनियस इंसिडेंट किया गया है। ये जो 5 इंटू 10⁻15 है, ये हम 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 1 कर देंगे, और ये 8 इंटू 10⁻15 को लिख देना 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 2। मतलब दो डबल लाइट इंसिडेंट की जा रही है, डबल लाइट अलग अलग फ्रीक्वेंसी की। अब हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज कर पाएगी। हो सकता है कि किसी एक फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना हो पाए, हो सकता है दोनों ही फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने लगे। तो उसके लिए पहले हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए आप वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय प्लैंक कांस्टेंट करेंगे, वर्क फंक्शन बाय द प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सो 2 इंटू दिस 1.6 इंटू 10⁻⁻19
और प्लैंक कांस्टेंट समवेयर 6.6 into 10⁻⁻34। अब इसकी एक लमसम वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, और उसके बाद ये जो दो फ्रीक्वेंसीज दी हैं उनमें से f1 और f2 भी निकालने पड़ेंगे। तो f1 की वैल्यू 5 into 10⁻15, और इसमें तुम लोगों से कोऑपरेशन चाहिए होगा मेरे को यार, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर इसमें है नहीं और मैं यूज कर भी नहीं सकता। तो इतना। अब आप मुझे सिर्फ एक रफली आइडिया दे पाओगे कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, क्या वो f1 और f2 दोनों से छोटी है या फिर किसी से ज्यादा आ रही है? सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 4.8 into 10⁻14 आ रही। 4.8 into 10⁻14 हर्ट्ज। और ये जो f1 f2 आएंगे, So F1 has 7.9 into 10⁻14. 7.9 into 10⁻14 f1 है, और f2 भी इसी हिसाब से आ जाएगा। f2 तो मेरे ख्याल से 1 point something सर into, 1.27 into 10⁻15। तो इसका मतलब देखो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे तो दोनों ही ज्यादा है, f1 भी ज्यादा है और f2 भी ज्यादा है। f1 f2 दोनों ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हैं। बात समझ में आ रही है आपको? बोलो बच्चे, बात समझ में आ रही है? यस। Yes. तो इसका मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। f1 वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट से भी फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और f2 वाली फ्रीक्वेंसी से भी फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि दोनों ही कैपेबल हैं, दोनों ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। अब ऐसे में जब आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन से, जो कि hf माइनस फाई नॉट है, तो यहाँ पर हम कौन सा फ्रीक्वेंसी लें? क्योंकि जब दोनों ही फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? F2। हाँ f2। हाँ, मतलब आपको इन दोनों फ्रीक्वेंसी में से हाईएस्ट कौन होगा वो निकालना है। तो यहाँ पर आप जिस f2 ज्यादा है तो आप f2 पुट करेंगे, मतलब अपना आंसर आप f2 की वैल्यू रख करके लाओगे मैक्सिमम एनर्जी के लिए। h इंटू f2 करना होगा तुम्हें। मतलब ये कुछ 6.6 और 10⁻⁻34 इंटू f2, वो अराउंड 1.27 अभी आपने बताया, और इंटू 10⁻15 ये जूल्स में आएगा, ध्यान रखना ये जूल्स में आएगा। तो डिवाइड कर लीजिएगा इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये पूरा hf2 की वैल्यू निकलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, और माइनस देन वर्क फंक्शन की वैल्यू जो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये पूरा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। सर डी आ रहा है। डी 6/1.6 के 4 के आसपास ये आ गया। 4 इंटू 1.27, हाँ लमसम वही आएगा मेरे ख्याल से। 4 और 34 और 15 माइनस 4 5.2 आ रहा है। तो मतलब डी ही दिख रहा है इसमें ना मेरे ख्याल से, और तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है इसमें। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ऐसे ही यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है। सरफेस ऑफ लिथियम जिसके वर्क फंक्शन फाई एलिमिनेटेड बाय द रेडिएशन, जिसमें अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए थे कि कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दी जाएगी, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो पहला काम आपको ये करना होगा, इस इक्वेशन को पहले आप स्प्लिट करोगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, a cos ओमेगा नॉट t एक फंक्शन बन जाएगा, और एक और फंक्शन यहाँ पर बनेगा हमारा a इंटू कॉस, एक और फंक्शन यहाँ से आएगा a इंटू कॉस ओमेगा t इंटू कॉस ओमेगा नॉट t। इसको स्प्लिट करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पर ये बन गया a इंटू कॉस ओमेगा नॉट t, एक टर्म ये आ जाएगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने के बाद इसको 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये a/2 और एक टर्म बनेगा मेरे ख्याल से cos ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट t, और शायद एक टर्म नहीं प्लस ही आएगा ना। हाँ यार ये थोड़ा सा बताना, कभी कभी ना ऐसा होता है कि बेसिक चीज भी मैथ की ना ऐसा गलत लगने लगती है। सही लिखा है मैंने यार ये? Yes, sir. सही। 2 cos a cos b यही होता है, cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, Yes, sir. शायद यही होता है। हाँ ठीक है। तो इसका हाँ, तो इसमें 3 वेव आ गई।
इसका मतलब इस बार एक वेव हमारी ये है, दूसरी वेव और तीसरी, 3 वेव का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। जैसे पिछले में 2 था, यहाँ पर 3 वेव को कंबाइंड करके डाला जा रहा है। अब इन तीनों वेव की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। एक ओमेगा नॉट है, तो वेव 1 के लिए आप ओमेगा नॉट इंटू 2 पाई f1 रखेंगे। वेव 2 के लिए ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बराबर 2 पाई f2 रखेंगे, और वेव 3 के लिए ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट की वैल्यू को 2 पाई इंटू f3 रखेंगे। तो मैक्सिमम के लिए आप इन तीनों में से जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो यूज करिए। इन तीनों में से बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है, और f3 सबसे ज्यादा है, ऑब्वियसली f3 सबसे ज्यादा है। तो फिर जब आपको मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला दिया जाएगा तो आप यहाँ पर h इंटू f3 और माइनस वर्क फंक्शन फाई। अब देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा। ठीक है, मतलब लॉजिक क्या हो रहा है ना, जब आप कई सारी वेव को मिला करके डालोगे, एक सिंगल वेव जिसको मोनोक्रोमेटिक कहते हो, या फिर 2 वेव या 3 वेव या 4 वेव, तो उनमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वेव है वो आप कंसिडर कर लोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी तुम्हें। और इसके लिए इक्वेशन को पहले स्प्लिट कर लेना। आप इक्वेशन को स्प्लिट करके उसको जितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो उतनी वेव दिखाओ। ये 3 वेव के कॉम्बिनेशन में दिखाएंगे, तो तीनों में से जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वेव है उसको यूज करेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन में, और वहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर सकते हैं। एक और दिखाते हैं क्वेश्चन, यहाँ देखिए। अल्ट्रावायलेट लाइट लैम्डा, उसकी इंटेंसिटी, पोटेशियम सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन दे रखा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ए पार्ट। ये आसान है, देखो ये डायरेक्टली हो जाएगा। ये एच एफ की जगह सी बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। पर थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स में एक बात ध्यान रखनी होती है कैलकुलेशंस की। यहाँ तो आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, एग्जाम में तो होता नहीं है। तो एच सी 1240 ध्यान रखना होगा बार बार, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा 350 नैनोमीटर, और माइनस वर्क फंक्शन जिसकी वैल्यू 2.2 है। तो ये सब कुछ फाइनली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगा। ये कैंसिल कर दो जो भी इसकी वैल्यू है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, मतलब इस तरीके से 124/35 ही करना है आपको, यही डिवाइड करना है। तो लमसम सर 1.3 1.3 देख लेना बच्चे, है ना। बी पार्ट, number of electrons emitted in 1 second if only 0.5% of incident photon causes emission of electron। इस बात को समझो, इंटेंसिटी का रोल यहां पर है। देखो इंटेंसिटी का रोल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी का रोल इसमें जरूर होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। मतलब डिम लाइट होगी तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ब्राइट लाइट होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। बट डिम और ब्राइट का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो जाएगी। डिम लाइट से भी मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वही मिलेगी जो कि आपकी ब्राइट कलर के लाइट से मिलेगी। हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये इंटेंसिटी पर ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। तो ये हम लोगों ने कल एक डिस्कशन किया था, इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पर ये था इंटेंसिटी जो आपको दे रखी है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर की, साफ साफ दे रखी है इन्होंने। इससे नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट किए जा सकते हैं क्या, कि मतलब कितने फोटॉन्स यहाँ पर इंसिडेंट हो रहे हैं? Yes, sir. कैसे बच्चे बताओ? 1 वाट पर मीटर स्क्वायर है तो इससे कैसे निकालोगे? कल हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी इसको लेकर के, So NHC by lambda is equal to I. NHC बाय लैम्डा। रिकॉल करिए, कल डिस्कस हुआ था इंटेंसिटी के बारे में। तो यहाँ से आप n Yes, निकाल दो, sir. नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो 1 इंटू दिस लैम्डा अपॉन HC, दैट मीन्स 1 और लैम्डा हो गया यहाँ पर 350 नैनोमीटर। देन डिवीजन में HC 1240, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, कैंसिल करोगे 350 डिवाइडेड बाय 1240, इसको भी स्टैंडर्ड में लेके जाएंगे, नीचे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको रिप्लेस करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो ये आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। और इसके आगे उसमें से 0.5% इलेक्ट्रॉन्स में निकलेंगे जो इन्होंने दे रखा है। 0.5% ऑफ इंसिडेंट फोटोन कॉजेज एमिशन। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स वो आप निकाल सकते हो। यहाँ पर जो ये नंबर आएगा ये 350/1240 इंटू दिस 1.6 इंटू 10⁻⁻19,
और इसका 0.5% कैलकुलेट कर देंगे, दैट मीन्स 0.5/100 और कर देंगे, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से मतलब नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे इसका इसका सीधा सीधा कनेक्शन होता है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। ज्यादा इंटेंसिटी आएगी तो ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। कम इंटेंसिटी कम फोटॉन्स कम इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, इस एग्जांपल से ये भी समझ लेना, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि जितने फोटॉन गिरेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इस एग्जांपल से ये भी तो समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस आएगा हमेशा। बोलो भाई। यस ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इसमें बताओ continuous band of electromagnetic wave having wavelength in the interval 100 to 300 is incident on the silver. Find the band of maximum kinetic energy. बैंड का मतलब रेंज से होता है यार, बैंड मतलब रेंज। ये आप सेमीकंडक्टर में पढ़ते हो, जैसे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, तो बैंड का मतलब रेंज ऑफ एनर्जी से है। तो यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो फिर से एक बार वही है, hc/λ - φ0 है। तो इसमें एक बार लैम्डा को 100 पुट करोगे और एक बार लैम्डा को 300 पुट करेंगे, तो एक बार आपकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो आएगी hc1240 अपॉन लैम्डा 100 और -4.7। ये पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा आपका। और एक बार मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला लैम्डा 2 से कैलकुलेट कर लेंगे, 1240 अपॉन 300 करके -4.7, और यहीं से आपका रेंज आ जाएगा, दैट मीन्स रेंज ऑफ ई मैक्सिमम यहाँ से निकल जाएगा आपका। और वही पूछा गया, रेंज ऑफ ई मैक्सिमम को ही हम कह सकते हैं बैंड ऑफ ई मैक्सिमम। अब देखो कितना बनेगा यार ये, मतलब मिनिमम कितना आ रहा है और मैक्सिमम कितना आ रहा है। तो 1240 बाई दिस, यानी सिंपली 12.4 माइनस 4.7 पहला आंसर जो बन रहा, 12.4 माइनस 4.7, 7.7। तो हाई वो ज्यादा मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और दूसरा आपका ये हो जाएगा 124 अपॉन दिस 30 वैल्यू। सही, ये 0 हो जाएगा, नेगेटिव में आ रहा है। कौन सा? सही है, सेकंड वाला। सेकंड वाला, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी 0 है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, देखो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो इसका मतलब 300 नैनोमीटर जो हो सकता है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बियॉन्ड जा रहा होगा। ये हो सकता है कि 300 नैनोमीटर जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बियॉन्ड चला गया हो, तभी इसका नेगेटिव आंसर आ रहा है। कोई बात नहीं, नेगेटिव आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब यहाँ पर नहीं होगा, तो इसके पहले कहीं 0 आ रहा होगा। ठीक है, बढ़े आगे। Yes, sir. देखो चलो अगले पॉइंट पर आ जाओ यार, ये तो हो गया काफी क्वेश्चन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है, तो ये भी सिंपल सा ग्राफ है, बिकॉज ई मैक्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा दोगे HF माइनस φ0, तो ये न्यू कह लें या एफ कह लें, तो सीधा सीधा ग्राफ है। हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट कर रहे हो वाई एक्सिस के ऊपर, प्लॉट ऑन द वाई एक्सिस, और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर रहे हो ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये लीनियर इक्वेशन है जिसका h इसके लिए स्लोप का डिफरेंट काम करेगा और माइनस φ0 इसका y इंटरसेप्ट हो गया। तो ये सीधा सीधा ग्राफ बन गया, यहाँ पर स्लोप इसका ये है। और क्योंकि स्लोप इसकी प्लैंक कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप सबके लिए सेम आएगी, इट इज सेम फॉर ऑल द मेटल्स। मेटल बदलने से स्लोप नहीं बदलेगा। और हाँ, जो y इंटरसेप्ट है वो वर्क फंक्शन पे है, तो अलग अलग मेटल के लिए यहाँ पर ये जो वर्क माइनस φ0 देख रहे हो y इंटरसेप्ट, ये वैल्यू मेटल टू मेटल वेरी कर जाएगी। बहुत बेसिक सी बात है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट डबल करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बताएं क्या होगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि मैक्सिमम एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर ग्राफ है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं तो करस्पॉन्डिंगली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्वेश्चन के ऑप्शंस के हिसाब से डबल हो जाएगी, कम हो जाएगी, अनचेंज रहेगी, या फिर मोर देन डबल हो जाएगी ये क्वेश्चन।
तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन के हिसाब से एच एफ माइनस फाई नॉट, फ्रीक्वेंसी को डबल करने के बाद इसको हम ई डैश मान लेते हैं, नई एनर्जी मैक्सिमम ई डैश, जहां पर फ्रीक्वेंसी पहले से डबल है, 2hf माइनस फाई नॉट है। और हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से एक काम करेंगे, फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ई मैक्स प्लस फाई नॉट डिवाइडेड बाई एच, वो हम सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ई डैश 2h फ्रीक्वेंसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर ई मैक्स प्लस फाई नॉट बाई एच एंड दिस माइनस फाई नॉट, यानी यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ई डैश मैक्स इक्वल टू एच एच कैंसिल हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ ई मैक्स एंड प्लस फाई नॉट। दैट मीन्स कि ये क्लियर हो गया कि ई डैश मैक्स जो आएगा फ्रीक्वेंसी डबल करने के बाद वो मोर देन 2 टाइम्स ऑफ ई मैक्स आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर प्लस फाई नॉट और है, और प्लस फाई नॉट एक पॉजिटिव वैल्यू है। कौन सा ऑप्शन हुआ फिर इसमें से? D. जी, ऐसे ही मिलेंगे आपको क्वेश्चन, ध्यान रखना बहुत, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़ा स्कोरिंग है चैप्टर है। इसमें बताइएगा दो फ्रीक्वेंसीज हैं यार, एक F1 F2 की फ्रीक्वेंसीज है और दोनों के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो 1:2 के है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो पहले वाले केस में एनर्जी को लिखोगे h F1 माइनस वर्क फंक्शन, जिसको h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। दूसरे वाले केस में E2 लिख लेंगे तो वो h F2 माइनस h इंटू एफ थ्रेशोल्ड लिख देंगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, और E1 बाई E2 का रेशियो दे रखा है तुमको 1/k का, तो 1/k यहाँ से ये h पूरे कैंसिल, और ये F1 माइनस एफ थ्रेशोल्ड डिवाइडेड बाई F2 माइनस एफ थ्रेशोल्ड, आ जाएगा आंसर इसके थ्रू भी। Yes, sir. कौन सा बच्चा फटाफट करते जाओ, क्योंकि इसमें मैं ये चाह रहा कोई सब बी। पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, मतलब छोटा पॉइंट से लेकर, हाँ बी आ रहा ऑप्शन इसका। यस सर। नहीं आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताओ, kinetic energy of photoelectron is E and wavelength is lambda by 2. Energy becomes double when the wavelength is reduced to 1/3. तो work function की value, kinetic energy of photoelectron is E when the wavelength is lambda by 2. तो इक्वेशन बनाएंगे E इक्वल टू HC अपॉन वेवलेंथ क्वेश्चन के हिसाब से लैम्डा बाई 2 माइनस फाई नॉट। उसके बाद कह रहे हैं कि एनर्जी बिकम्स डबल व्हेन द वेवलेंथ इज रिड्यूस्ड टू 1/3, यानी कि यहाँ पर एनर्जी डबल 2E HC और वेवलेंथ 1/3 करेंगे, तो पहले ऑलरेडी वो लैम्डा बाई 2 है, उसका 1/3 करोगे तो वो लैम्डा बाई 6 हो गया, और माइनस फाई नॉट कर लो, दोनों को डिवाइड करके या E को एलिमिनेट करके फाई नॉट निकाल ले कितना आ रहा है। आंसर करते जाओ साथ साथ में, है ना, आदत भी बन जाएगी आपको जल्दी से करने की, बिकॉज मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस को पेपर के टाइम पर भी मैक्सिमम 10 मिनट देना है आपको मैक्सिमम, और नंबर ऑफ क्वेश्चन देख करके, मतलब एक क्वेश्चन इसका 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, तभी आप बाकी के यूनिट्स पे टाइम दे पाओगे। मतलब इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही स्कोरिंग है, लेस कैलकुलेटिव होते हैं, और आराम से नंबर मिलेंगे। हाँ जी, कोई बन रहा है इसमें से ऑप्शन, इससे से फाइव नॉट निकल रहा है, बताओ। सर डी। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें भी ये है कि पहले फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू दी गई है, उसके बाद नई फ्रीक्वेंसी दी जा रही है, उस नई फ्रीक्वेंसी पर नई एनर्जी दी जा रही है, और वर्क फंक्शन निकालना है प्लैंक कांस्टेंट अननोन का यूज करके। तो पहले वाली एनर्जी E1 बराबर पहले वाली फ्रीक्वेंसी F1 माइनस फाई नॉट, दूसरी वाली एनर्जी E2 बराबर H F2 माइनस फाई नॉट। इसमें H अननोन है, तो हमको जो आंसर लाना पड़ेगा वो E1 E2 के हिसाब से लाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम दोनों से H को निकाल के कंपेयर करते थे। फर्स्ट इक्वेशन से H की वैल्यू E1 प्लस फाई नॉट डिवाइडेड बाई F1, और दूसरे वाले से हो जाएगी E2 प्लस फाई नॉट डिवाइडेड बाई F2। इसको छोड़ देंगे जल्दी से,
इसमें सब दे रखा है आपको, एनर्जी E1 दे रखी है, एनर्जी E2 दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, ये सब दे रखा है, तो फाई नॉट इससे कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, बढ़ जाएंगे, बोलो, मतलब सब एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं अभी। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये तो हो गया मैक्सिमम एनर्जी के कुछ क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन। इसके बाद आइए ये फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये पूरा वो सेटअप है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक सेटअप है जहां पर एक लाइट फ्रीक्वेंसी एफ की डालते हैं और इंटेंसिटी आई की यूज करते हैं। एक मेटल जिसको आप कैथोड कहते हो, वो भी एक मेटेलिक सरफेस है, दूसरा मेटल जिसको एनोड के नाम से कहते हैं। ये दो मेटेलिक बॉडीज हैं। तो कैथोड वाले से इलेक्ट्रॉन निकल करके टुवर्ड्स एनोड जाते हैं, और हमारे पास दो ऑप्शन हैं स्विचेस को बंद करने के। एक ऑप्शन में हम एनोड को पॉजिटिव रख सकते हैं और कैथोड को नेगेटिव, अगर हम स्विच 1 को बंद करेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम स्विच 2 को बंद करें, जिससे कि एनोड लो पोटेंशियल पर जाए और कैथोड हाई पोटेंशियल पर चला जाए। दोनों ही ऑप्शन हैं। और एक ऑप्शन है कि हम दोनों ही स्विचेस को ओपन रखें। पहला ऑप्शन ये भी है कि हम दोनों स्विचेस को ओपन रखें, दैट मीन्स कि एनोड और कैथोड। इसको अगर हम सेमीकंडक्टर के लैंग्वेज में बात करें तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस भी कह सकते हैं। बायसिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल वोल्टेज लगाना। तो अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज लगाएंगे तो एक कंडीशन में ये फॉरवर्ड बायस कहलाएगा और एक कंडीशन में रिवर्स बायस कहलाएगा। वोल्टेज नहीं लगाते हैं तो ये अनबायस होता है। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें ये कह रहे हैं कि जब S1 को क्लोज करते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, तो आप खुद सोचो, जब आप S1 को क्लोज करोगे इसका मतलब किसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे लेके जा रहे हो S1 को क्लोज करने के बाद? एनोड को। एनोड। तो एनोड अगर प्लस पे है, एनोड का पोटेंशियल प्लस है और कैथोड का पोटेंशियल माइनस है, तो बहुत सीधा सा मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेट हो रहा होगा टुवर्ड्स एनोड, पॉजिटिव की तरफ ये एक्सेलरेट करेगा, ये नहीं। तो वहां पर यही कह रहे हैं, और उसके बाद इस वोल्टेज को बढ़ा भी रहे हैं, V1 को इंक्रीज भी कर रहे हो आप। तो ये थ्योरी कहती है, एक्सपेरिमेंट कहता है कि मोर नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स एबल टू रीच द एनोड ड्यू टू पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, दिस इंक्रीजेस द फोटो करंट। और फोटो करंट की डेफिनेशन क्या है? तो फोटो करंट बेसिकली इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ अराइवल ऑफ चार्ज एट द एनोड, मतलब कि पर सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है, टोटल चार्ज रीचिंग एट एनोड इन 1 सेकंड। मतलब कि अगर n इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जा रहे होंगे 1 सेकंड के अंदर, तो करंट n ही। मैंने इस छोटे पॉइंट पर भी क्वेश्चन लिया हुआ है, एक छोटे से छोटा पॉइंट छोड़ा नहीं है इसमें। देखो आप क्वेश्चन अगर ये प्रैक्टिस करोगे तो एक एक पॉइंट को पकड़ करके क्वेश्चन प्रिपेयर्ड है। जैसे यहाँ पर 1.5 मिली वॉट लैम्डा 0.1% ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स प्रोड्यूसेस फोटो इलेक्ट्रॉन देन द करंट। तो 1.5 मिली वॉट पावर दे रखा है आपको, तो इस पावर यानी 1.5 मिली वॉट जो पावर दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻3, इस पावर को डिवाइड करिए hc अपॉन लैम्डा यानी कि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन से। क्योंकि पावर का मतलब बेसिकली हो गया कि टोटल एनर्जी जो 1 सेकंड में जाएगी, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड, और एनर्जी पर सेकंड को एनर्जी ऑफ 1 फोटोन से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी चीज आपको मिल जाएगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ गए, उसमें से 0.1% ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो इंटू 0.1/100 अब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उनके चार्ज ई से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब से, तो ये चार्ज पर सेकंड यानी कि करंट, ये आपका आंसर है, आई की वैल्यू। अब इसमें से कैलकुलेशंस बची हैं। बोलो जी। बस थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, बता रहा हूँ पॉइंट्स में सारे कवर करूंगा, ये भी गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें। मॉडर्न फिजिक्स में कुछ भी छूटेगा नहीं आपसे, बस आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो, वो चाहे छोटा पॉइंट होगा चाहे बड़े से बड़ा पॉइंट भी होगा, तो भी। कैलकुलेशंस कर लेना, इसमें से ऑप्शन देख लेना कौन सा आ रहा है। वर्किंग समझ में आ गया आपको क्या किया मैंने?
वर्किंग तो क्लियर है ना? ऑप्शन हाँ वो देखो, मैं कह रहा इसमें चैलेंज एग्जामिनेशन में एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स का जो चैलेंज है वो क्या है बता दूं तुमको। 0.48 hour. हाँ मतलब जो टाइम लगता है वो ये एच और सी और लैम्डा के कैलकुलेशंस में लग जाता है, जिस वजह से कभी कभी क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन होती है, टाइम आपका पेपर में चला जाएगा, हो सकता है। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा, जब भी आप फाइनल पेपर देने जाएं तो पहले आप मॉडर्न को निपटा दो, मॉडर्न के क्वेश्चंस को फ्रेश माइंड से पहले ही खत्म कर दो, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रेस नहीं आता, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत लॉजिकल नहीं होते कि बर्डन पड़ रहा है आपके ऊपर। जैसे आप केमिस्ट्री में पहले इनऑर्गेनिक निपटाओ, मॉडर्न फिजिक्स में मॉडर्न निपटा दिया, तो पहले एक घंटे के अंदर पेपर के फर्स्ट 1 आवर में आपका स्कोर आ जाएगा अच्छा खासा। उसके बाद जाएंगे डिफिकल्ट सेगमेंट पे। नेक्स्ट, इसके बाद कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है ना कि जब आप S1 को बंद करके वोल्टेज V1 को बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एनोड पे जाते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड के बढ़ेंगे तो नेचुरल सी बात है इसके अंदर करंट बढ़ेगी। है ना? इस पर बता रहे हैं रुक जाओ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पे बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगी, लेकिन ये सिलसिला हमेशा के लिए नहीं चलेगा कि करंट हमेशा बढ़ती नहीं रहती है। जब आप वोल्टेज V1 को बढ़ाते हो तो एक लिमिट आती है जहां पर करंट का इंक्रीज होना बंद हो जाता है, सैचुरेशन करंट जिसका नाम देते हो। तो फोटो करंट इंक्रीजेस अप टू अ सर्टेन लिमिट आफ्टर विच द करंट इज सैचुरेटेड एज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द कैथोड आर रीचिंग टू द एनोड। जब सारे ही पहुंच गए, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकले थे वो सब पहुंच गए, तो अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो पहुंच नहीं सकते। मतलब इस लाइट के गिरने पर जितने भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकले, अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे जा रहे हैं तो अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे कैसे? अब बताओ बच्चों लोग क्या करेंगे? अगर मैं चाहता हूं कि और ज्यादा करंट हो, मतलब हमारी लिमिट आ गई, करंट के बढ़ने की लिमिट आ चुकी है, अब करंट नहीं बढ़ सकती, बट फिर भी अगर हमको ये जिद है कि हमें करंट और ज्यादा करनी है, तो अब हम लाइट का कौन सा कैरेक्टर चेंज करें? फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर या इंटेंसिटी। इंटेंसिटी? क्योंकि अभी आप देखो इन सारे क्वेश्चंस को करते वक्त तुमको आइडिया लग रहा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोर्स की पावर पे डिपेंड करता है, सोर्स की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर आप ये चाहते हो कि और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले तो आपको सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, बल्ब की पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो वही बात यहाँ पर लिखी जा रही है कि एक बार करंट सैचुरेट हो गया तो फर्दर इंक्रीमेंट इन वोल्टेज कैन नॉट विड्रॉ मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ द मेटल। हाँ, ऑफ कोर्स इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब कि नंबर ऑफ photons striking the metal is increased, then more number of electrons will be emitted and hence saturation current will increase। और इसीलिए कहा जाता है कि saturation current is directly proportional to the intensity of light। ग्राफ 1, ग्राफ अभी मेरे आगे है, ग्राफ अगले पेज पे है, 4 ग्राफ है, तो उसमें पहला ग्राफ हमारा सैचुरेशन करंट और इंटेंसिटी का है। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर है, अभी समझा रहे हैं, इन चारों ग्राफ को समझाते हैं आपको। और अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है, फिक्स हो गई है, तो सैचुरेशन करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है यार? इन दोनों पॉइंट्स का जो बोल्ड कलर में बोल्ड करके लिखे गए हैं, इनका मतलब समझ में आ रहा है? देखो, पहला तो समझ में आ गया कि सैचुरेशन करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है, और अगर एक कांस्टेंट इंटेंसिटी है मतलब इंटेंसिटी फिक्स हो गई, जिसका मतलब होता है कि बल्ब की पावर फिक्स हो गई, 20 वॉट का बल्ब, 50 वॉट का बल्ब, वो आपने फिक्स कर दिया। उसके बाद सैचुरेशन करंट का फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब है? बोले No, नो sir. सर। क्योंकि जब बल्ब भी फिक्स हो गया तो आप वेरिएबल क्या करोगे उसके अंदर यार, ये बताओ ना। जब बल्ब को फिक्स कर दिया तो वेरिएबल तो कुछ रहा नहीं हमारे पास। इसके बाद तो ये ग्राफ ये है, देखो आपका ना, एक मिनट में ग्राफ समझा ही देता हूँ। हमारा ये ग्राफ है, पहला वाला ग्राफ को देखो। फर्स्ट वाले ग्राफ में ये 2 ग्राफ दिखाए गए हैं। आप इस ग्राफ के पॉजिटिव साइड को देखिएगा, नेगेटिव साइड को नहीं। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो ग्राफ है वो देखना अभी।
सेकंड क्वाड्रेंट वाली ग्राफ अभी समझाएंगे। तो I1 एक इंटेंसिटी है और I2 एक दूसरी इंटेंसिटी है, और ये दोनों इंटेंसिटी सेम फ्रीक्वेंसीज पर हैं, सेम फ्रीक्वेंसी पे दोनों इंटेंसिटीज हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आपने V को बढ़ाया है, ये जो पॉजिटिव वाला V देख रहे हैं, ये V1 की बात कर रहे हैं हम लोग। पॉजिटिव V का मतलब V1, पॉजिटिव V मतलब इस सेटअप के अंदर वोल्टेज V1 की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, आपसे यही कहा जा रहा है कि पहले करंट बढ़ेगी, उसके बाद करंट सैचुरेट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो वही ग्राफ हो रहा है, पहले करंट का इंक्रीज होता है और उसके बाद करंट कांस्टेंट होने लगती है, सैचुरेट हो जाती है I1। हाँ, अगर आप ज्यादा इंटेंसिटी करोगे तो सैचुरेशन करंट ऊपर पहुंच जाएगी। सैचुरेशन करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है। इसी के नीचे फोटो करंट की बात की गई है, ये सैचुरेटेड फोटो करंट। सैचुरेटेड मतलब ये जो मैक्सिमम करंट आ रहा है ना, मैक्सिमम करंट और इंटेंसिटी ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन में चलते हैं। तो अगर हम अलग अलग इंटेंसिटी के मैक्सिमम करंट को, अलग अलग इंटेंसिटी की मैक्सिमम करंट को y एक्सिस पर प्लॉट करें, तो वो इंटेंसिटीज के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जाएंगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और नेगेटिव साइड वाला ग्राफ दूसरी जगह से आता है, वो यहाँ से। नाउ सपोज दैट S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड, और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज को आप इंक्रीज करते हो। अब क्या फर्क पड़ेगा सेटअप में, बता पाएंगे सेटअप में क्या फर्क पड़ेगा? अगर यहाँ से, एक मिनट, इस फिगर को वही लेके चलते हैं। बताओ, अच्छा यहीं पर लेके आ रहे हैं इस फिगर को। अब बताओ, अगर हम यहाँ पर S1 ओपन करके S2 को बंद कर देते हैं, इसका मतलब एनोड को माइनस पे कर देते हो आप और कैथोड को प्लस पे कर देते हो, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ये अब इलेक्ट्रॉन डीएक्सेलरेट करेगा तो रिटार्डेट होंगे। ये जब ये रिटार्डेट होंगे, और अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे, तो जितना ज्यादा आप वोल्टेज बढ़ाओगे ये उतना और स्ट्रांगली रिटार्डेट होते जाएंगे। तो इनका एनोड पे पहुंचना मुश्किल होता जाएगा। एनोड पे पहुंचने के लिए इनको ज्यादा फाइट करनी पड़ेगी, टफ हो जाएगा इनका एनोड पे पहुंचना, यानी करंट धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी अब। और इसमें ये भी कहते हैं कि एक ऐसा भी वोल्टेज आ जाता है जहां पर कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी एनोड को टच नहीं कर पाता, मतलब जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी रिटार्डेशन की वजह से एनोड तक पहुंचने से पहले ही कहीं पर स्टॉप हो जाता है, एनोड को टच नहीं कर पाता वहां पर, जिसको आप स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दे देते हो। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में ये थ्योरी लिखी है, वैसे आप सेल्फ रीड करोगे तब भी समझ आ जाएगा। नेगेटिव एनोड रिपेल्स द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर अ सर्टेन वोल्टेज Vs even the fastest moving electron is not able to overcome the repulsion and fails to reach the anode and current becomes zero, जिसको हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दे दिया है। और यही हमारे ग्राफ का नेगेटिव पार्ट है। जो नेगेटिव एक्सिस पे ग्राफ दिखाया है, यहाँ पर हम V2 की बात कर रहे हैं। नेगेटिव एक्सिस पर V2 है और पॉजिटिव एक्सिस पर V1 है। तो जब हम V2 को बढ़ा रहे हैं, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं, V2 की मैग्नीट्यूड को 0 से बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो करंट रिड्यूस करता जाता है और एक टाइम पर जाकर के 0 हो जाता है। और यहीं पर इसका आंसर भी है यार, स्टॉपिंग पोटेंशियल का आंसर भी यहीं पर है, इसी डेफिनेशन में इसका आंसर छुपा हुआ है। इवन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन is not able to overcome the repulsion of anode and fails to reach the anode। यहीं से इसका आंसर छुपा हुआ है। फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी थी? जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन था, सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन, उसके पास एनर्जी कितनी थी? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लगाओ, तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से निकालोगे तो वो HF माइनस φ0 थी फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की। और रिपल्सन की वजह से वो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एनोड से पहले ही स्टॉप हो चुका है, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एनोड से पहले स्टॉप कर गया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जब कैथोड से निकला था तब HF माइनस φ0 थी कैथोड से निकलते वक्त,
लेकिन एनोड तक पहुंचते पहुंचते वो एनर्जी 0 हो गई अगर, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है ये वर्क बाय द रिटार्डेशन रहा होगा। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन। तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द वर्क टू ओवरकम द रिपल्सन। और वर्क यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है कि वर्क मैकेनिक्स में तो आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से पढ़ते हो, लेकिन यहां पर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो वर्क का फॉर्मूला बदल देते हो आप। है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही, लेकिन इसको हम चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ते हैं। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q इनटू V के फॉर्म में। और चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का यूज कर लेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को ही आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो इस कैथोड और एनोड के बीच में है, यानी V2। तो यहीं से स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला भी आता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर HF माइनस फाई नॉट और डिवाइडेड बाय चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन। कुछ पूछना है तो आप इस पे पूछ सकते हो, अभी फिर से टाइम दे रहे हैं आपको, क्योंकि धीरे धीरे इस चैप्टर के पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सप्रेशन क्लियर है हमारा? Yes, sir. ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? HF माइनस फाई नॉट, यानी जो न्यूमरेटर है वो काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी के लिए पीछे क्वेश्चन कर चुके हो कि काइनेटिक एनर्जी का डिम और ब्राइटनेस से फर्क नहीं पड़ता, मतलब इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी को फर्क नहीं पड़ता है, इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फर्क पड़ता है खाली। तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा इंटेंसिटी के ऊपर? No, sir. नो सर। फ्रीक्वेंसी पर? यस सर। हाँ, तो इसीलिए ये जो ग्राफ है दोनों अलग अलग इंटेंसिटीज पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की कॉमन वैल्यू दिखाई गई है। दोनों इंटेंसिटीज पर, क्योंकि मैंने कहा था कि ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसीज के ग्राफ हैं, तो सेम फ्रीक्वेंसीज के ग्राफ में स्टॉपिंग पोटेंशियल कॉमन रहेगा। सैचुरेशन करंट ज्यादा इंटेंसिटी पर ज्यादा होगी, कम इंटेंसिटी पर कम हो जाएगी। और दूसरा वाला ग्राफ जो आप बगल में देख रहे हो ये कांस्टेंट इंटेंसिटी पर है। थोड़ा सा ये वर्ड इधर उधर हो गए हैं, ये कांस्टेंट इंटेंसिटी एक साथ का वर्ड है, मतलब इसमें इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसीज फर्क है। एक फ्रीक्वेंसी F1 है और एक फ्रीक्वेंसी हमारे लिए F2 है। F2 इज लेस देन F1 और इंटेंसिटी सेम है। तो जब इंटेंसिटी सेम है तो सैचुरेशन करंट सेम दिखाई जा रही है, लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी होने से इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग दिखाई जाएंगी। इस ग्राफ के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब इवन जेईई एडवांस में कम से कम 4 से 5 बार इसके क्वेश्चन आ चुके हैं सिर्फ ग्राफ के ऊपर। दो बातें वो समझना चाहते हैं तुम लोगों से कि भाई ये जो आप मैक्सिमम करंट दिखाते हो ये इंटेंसिटी का फंक्शन है, और जहां पर ये 0 हो रही है करंट यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। सैचुरेटेड करंट इंटेंसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल H इंटू एफ माइनस फाई नॉट डिवाइडेड बाई ई था। तो इसके लिए भी ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप वाई एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हो। तो H बाई ई यहाँ के लिए स्लोप हो गया, फाई नॉट बाई ई वाई इंटरसेप्ट हो गया, यानी कि फिर से स्लोप सबके लिए सेम आएगी। तो यहीं पर ये 3 ग्राफ के लिए सीजियम, पोटेशियम और बेरिलियम के लिए दिखाया जा रहा है। तीनों के वाई इंटरसेप्ट्स अलग हैं, लेकिन तीनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि स्लोप का मेटल से डिपेंड नहीं करता। अलग अलग मेटल यूज करने पर भी आपको सेम स्लोप आएगी। यहां पर कोई पॉइंट पूछना है? कोई पॉइंट यहाँ पर है पूछने लायक तो पूछ सकते हो। No, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए, एक्सप्रेशन फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये भी डिराइव कर चुके हैं पीछे, और इसके पॉइंट हाईलाइटेड है यहाँ पर। एक बार थोड़ा सा नोट्स को पढ़ना पड़ेगा यार आपको एक्चुअली। भी अभी हम लोग बोर्ड पे कर रहे होते तो सीक्वेंसिंग ज्यादा बेटर होती है। फिर भी हमने अपनी तरफ से कोशिश यही करी है कि तुमको नोट्स बनाने ना पड़े, आप इसी का प्रिंट आउट लेकर के भी अगर पढ़ लोगे
तो भी तुम्हारे सफिशिएंट है, मोर देन एनफ नोट्स हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी पूरे मॉडल में कि एक सिस्टमेटिक वेल प्लान्ड नोट्स मिले हमें, जिसको पढ़ करके हमारा जेई एडवांस, मेंस और सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, बात समझ में आ चुकी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली फॉर्मूले में उसके फाई नॉट है, तो वर्क फंक्शन पे डिपेंड करेगा। और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब ये उन्हीं को समराइज करके पॉइंट्स लिख दिया मैंने। क्वेश्चन देखो, चलिए इसका क्वेश्चन लगाओ। ये वाई एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर 1/λ है, और ये 3 ग्राफ है। बताएं तीनों के वर्क फंक्शन का रेशियो क्या ये 1:4 है या 4:1 है, ये चेक करो। रेशियो ऑफ वर्क फंक्शंस। और स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी हम लोगों ने पढ़ा था HF/E और -φ0/E, तो इसको लैम्डा के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लैम्डा के फॉर्म में भी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर दो, hc/λ कर दो। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसलिए है क्योंकि हम 1/λ को एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर दें। 1/λ इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो hc/E देख रहे हो ये स्लोप है इसका, hc/E इसकी स्लोप है, और अगेन -φ0/E इसका इंटरसेप्ट है। अब इतनी इंफॉर्मेशन से मैं आप ही लोग ट्राई करो, मतलब ये जो ग्राफ बने हैं इनके स्लोप hc/E के बराबर है, y इंटरसेप्ट -φ0/E के बराबर है। तो आप देख करके बताओ जरा कि वर्क फंक्शंस का रेशियो जो है वो क्या ए और बी में से कोई ऑप्शन आएगा? मेटल 1 की ग्राफ को सर, पीछे ए। बढ़ाओ, मेटल 2 की ग्राफ को पीछे बढ़ाओ, मेटल 3 की ग्राफ को पीछे बढ़ाओ, और तीनों पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो -φ1/E है, दूसरा इंटरसेप्ट -φ2/E है, और तीसरा इंटरसेप्ट -φ3/E है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थीटा सबके लिए सेम है यार, हो जाना चाहिए वैसे आंसर। ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है? सर ए और सी भी आएगा। हाँ, और tan थीटा प्रोपोर्शनल टू यही से चल रहा है hc/E, तो tan थीटा hc/E है। ये भी समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इसको देखो, सर ये जैसे पिछले वाले में डी में दिया था वॉयलेट कलर लाइट, तो सर इसमें हम लोग एक्सपेक्ट करते कि इन सब की जो वेवलेंथ मालूम होगी। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉयलेट का वेवलेंथ मिसिंग हो गया यार। वॉयलेट का वेवलेंथ या तो एग्जैक्टली पता हो तब हम चेक कर सकते हैं, है ना, क्या होगा रिजल्ट। क्योंकि तो इसमें वो वाला पॉइंट चेक करना है आपको कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है कि कम है। तो ये याद तो नहीं रखना नहीं, ये देना चाहिए था, यहाँ पर रह गया है। मेरे ख्याल से याद नहीं करना होता, ये देना होता है। सर ये ईएम वेव्स के सारे वेवलेंथ मतलब याद करने पड़ते हैं क्या? वेवलेंथ नहीं याद करने हैं उनके न्यूमेरिकल, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि किसकी ज्यादा होती है, मतलब उनका ऑर्डर जो होता है वो याद होना चाहिए। अभी आपको स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन कराए थे, सबसे पहले वाले 3 क्वेश्चन, उसमें ऑर्डर की तो जरूरत पड़ी मुझे कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ कम होती है, ऑर्डर की तो जरूरत पड़ी थी। यस सर। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ वो याद रखना होगा। अगला देखो, अच्छा अब स्टॉपिंग पोटेंशियल के क्वेश्चंस करने। देखो ये जो लाइन लिखी गई ना, 330 नैनोमीटर फॉलिंग ऑन द पीस ऑफ मेटल ejects electrons with sufficient energy which requires voltage V0 to prevent them from reaching a collector। क्या मतलब हुआ इसका? कलेक्टर मतलब एनोड की बात कर रहे हैं, कलेक्टर मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं, एनोड की बात कर रहे हैं। ये V0 कौन सा वोल्टेज दे रहे हैं तुम्हें? टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द कलेक्टर, मतलब कौन सा वोल्टेज हुआ ये? स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ, तो 330 पर ये V0 है, और 220 पर ट्वाइस द वोल्टेज V0, मतलब 2 V0 हो गया। तो ये भी फॉर्मूले पर है। पहला वाला स्टॉपिंग वोल्टेज V0 बराबर HC डिवाइडेड बाय λ1 माइनस φ0 डिवाइडेड बाय E, और दूसरे में ये 2 V0 कर लेना, ये HC अपॉन λ2, पहला λ1 दूसरा λ2 कर लीजिए,
माइनस ऑफ फाई नॉट डिवाइडेड बाई ई। ये अलग बात है कि जो लैम्डा 2 है और लैम्डा 1 वो मतलब लैम्डा 1 आपके लिए 330 है और लैम्डा 2 220 है। वर्क फंक्शन दिया नहीं है तो जरूरत नहीं है, इसमें से फाई नॉट को एलिमिनेट करना पड़ेगा तुम्हें। तो दोनों से फाई नॉट की वैल्यू निकाल करके कंपेयर कर दो, दोनों इक्वेशन से फाई नॉट निकाल लो। फर्स्ट इक्वेशन से फाई नॉट की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन से फाई नॉट की वैल्यू आपस में कंपेयर कर लो, इन्हें दोनों के फाई नॉट कंपेयर कर लीजिए, कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। देखो कितना आएगा। बढ़े आगे। Yes, sir. अगला देखिएगा, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट भी है, फेमस भी है। सिल्वर बॉल चैम्बर इज सस्पेंडेड इन द बाय थ्रेड इन अ वैक्यूम चैम्बर। यहाँ चैम्बर नहीं होना चाहिए। सिल्वर बॉल इज सस्पेंडेड बाय थ्रेड इन द वैक्यूम चैम्बर। बॉल इज एलिमिनेटेड बाय 200, व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द बॉल विल एक्वायर, वर्क फंक्शन। ये समझो, ये मॉडर्न फिजिक्स में मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे फेमस और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें जेईई एडवांस 3 बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, अलग अलग तरीके से 3 बार इन्होंने पूछा है इसको। तो सिल्वर बिकॉज मेटेलिक बॉडी है, वैक्यूम चैम्बर में है, इन सब का क्या पर्पस होगा यार? तो जो ये सिल्वर बॉल की बात कर रहे हैं, मेटेलिक और सरफेस है, उसमें अगर आप एलिमिनेट कर रहे हो बाय द लाइट ऑफ द वेवलेंथ 200, ठीक है, मतलब इसके ऊपर हम फोटॉन्स डाल रहे हैं एक तरीके से, सिल्वर बॉल के ऊपर आप फोटॉन्स डालोगे। तो फोटॉन्स अगर हम सिल्वर के ऊपर डालेंगे तो नेचुरल सी बात है इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसी को कहा जा रहा है कि फोटोन आएंगे तो दूसरे साइड से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर देंगे इसमें से। क्वेश्चन ये है आपके लिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं? क्या ये इलेक्ट्रॉन निकलने का सिलसिला कभी बंद नहीं होगा कि हम फोटोन डालते रहेंगे तो क्या हमेशा ही इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, या कोई ऐसी स्टेज आ सकती है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एमिजन बंद हो जाए? सर रुक सकता है कब? सर, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्वायर कर ले फिर चार्ज होते होते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एज अ कंसिक्वेंस बॉल जो होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होती चली जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ये बॉल एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज पे आती जाएगी। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बॉल में आ गया पॉजिटिव चार्ज। और इसमें आप वर्चुअली ये मान सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वर्चुअली आप इन्फिनिटी पर इनका कैथोड मान सकते हो, एनोड सॉरी, इन्फिनिटी पर आप ये मान सकते हो। एक बार फिर समझा देना, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 2 प्लेट्स की बात की जाती है, कैथोड जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एनोड जिस पर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर के हर जगह पर हम लोग एक सिंगल स्फीयर के केस में ये मानते हैं कि सेकंड प्लेट इन्फिनिटी पर होती है इसकी। जिन लोगों को कैपेसिटेंस याद होगा, स्फेरिकल कैपेसिटेंस जिन लोगों को याद होगा वो इस बात को समझ सकते हैं कि एक सिंगल स्फीयर का जब कैपेसिटेंस डिराइव करने को दिया जाता है तो हम उसमें ये मानते हैं कि उसकी दूसरी प्लेट इन्फिनिटी के ऊपर है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा भी अगर आपको याद हो, स्फेरिकल कैपेसिटर के फॉर्मूले जब पढ़ते हैं हम लोग, यस सर, है ना, तो सिंगल बॉल है तो इसको मानेंगे कि सेकंड प्लेट इन्फिनिटी पर है, मतलब एनोड इसका इन्फिनिटी पर है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जो एनोड इन्फिनिटी पर है वहां पर तो पोटेंशियल जीरो होता है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस सिल्वर बॉल से निकलेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस आते जा रहे हैं, और ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को वापस रिपेल करेंगे अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब रिपल्सन हुआ इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये एग्जैक्टली वही चीज हो गई जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली हो रही थी। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस मेटेलिक बॉल के ऊपर आता चला जाएगा, और एक टाइम पर इस बॉल के पास इतना सफिशिएंट चार्ज हो जाएगा, इतना सफिशिएंट चार्ज कि उसका रिपल्सन इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक नहीं जाने देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे लेकिन वो इन्फिनिटी तक जा नहीं पाएंगे, यानी कि कुछ दूर जाकर के वापस इसी मेटेलिक बॉल की तरफ आ जाएंगे।
ये कुछ कुछ आप वैसे भी समझ सकते हो, ग्रेविटेशन के एस्केप वेलोसिटी से भी समझ सकते हो कि अगर आप अर्थ की सरफेस से बॉडी को एक वेलोसिटी से, एक लिमिटिंग वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दे देते हो तो वो ग्रेविटी की फील्ड को क्रॉस कर जाता है। चाहो तो उस सिचुएशन से एनालॉग ले लो, या फिर मैं मतलब एक्चुअल कंसेप्ट तो यही है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मोर पॉजिटिव चार्ज आएगा, चार्ज क्यू बढ़ता चला जाएगा, चार्ज क्यू बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का 1/4πε0 स्फीयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला, और इनटू चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय उसका रेडियस। अब कुछ फॉर्मूले आप लोग को यार यूज करने होंगे, मतलब पढ़ाया नहीं है लेकिन इतना, पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर का मतलब 1/4πε0 Q/r। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो क्यू बढ़ेगा, क्यू बढ़ेगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, और स्फीयर जितना ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पर आता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन का एमिशन उतना टफ होता चला जाएगा, बिकॉज रिपल्सन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हम क्रिटिकल कंडीशन वो लेंगे जब स्फीयर का पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल से मैच कर जाए। तो यही चीज पूछी गई है आपसे कि व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द बॉल विल एक्वायर। तो आंसर है इसका इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला अभी पीछे पढ़ चुके हो आप। इसको निकालने के लिए ये hc/λ माइनस φ0 एंड डिवाइडेड बाय ई। तो hc 1240 रख देंगे नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 200 नैनोमीटर, वर्क फंक्शन 4.7, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा, और अपॉन ई। तो क्योंकि ऊपर का सारा यूनिट आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल, ये ई ऊपर और ई नीचे वाले कैंसिल। कितना बनेगा ये 1.5 वोल्ट। बस ये इसका आंसर है कि 1.5 वोल्ट। मतलब कैलकुलेशन टफ नहीं है, लॉजिक पकड़ना था इसके अंदर। और मैं बार बार बोला इस क्वेश्चन के ऊपर बहुतों की नजर रहती है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को कई तरीके से यूज किया गया है, डिफरेंट वेज में इसको पूछा गया है। लॉजिक इसका यही है कि जब आप इस इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा किसी भी बॉडी से, इलेक्ट्रॉन निकलेगी तो नेचुरल सी बात है वो पॉजिटिव। अभी स्टार्टिंग में एक बच्चे ने पूछा कि भाई इलेक्ट्रॉन निकलने से उसके मास में फर्क आएगा क्या, तो मास में भी फर्क आएगा और चार्ज में भी फर्क आएगा। पॉजिटिवली चार्ज होता चला जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन का निकलना अब और टफ होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पर ये पॉजिटिव चार्ज अपना अट्रैक्शन जनरेट कर रहा होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो लिमिट होगी जिसके बाद इलेक्ट्रॉन का एमिशन बंद हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टॉप हो जाएगा तो फर्दर चार्ज ग्रो नहीं करेगा, और जब चार्ज फर्दर ग्रो नहीं करेगा तो पोटेंशियल भी फर्दर ग्रो नहीं करेगा, यानी यही इसका फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा। बोले ठीक है, कोई पॉइंट है? यस सर। नेक्स्ट देखो, इस पे बताओ। मोनोक्रोमैटिक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज एट अ डिस्टेंस 0.2 मीटर फ्रॉम द फोटोइलेक्ट्रिक सेल। फोटोइलेक्ट्रिक सेल मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप है ये। कट ऑफ वोल्टेज मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ वोल्टेज, ये सब वर्ड्स भी घुमा फिरा के आएंगे यार, इसका मतलब स्टॉपिंग वोल्टेज। और सैचुरेशन करंट 0.6 और 18 है। अब हमने सोर्स का डिस्टेंस बढ़ा दिया है, सोर्स 0.2 मीटर की बजाय 0.6 मीटर पे लेके गए। ये बताइए सोर्स का डिस्टेंस बढ़ाने से क्या बदलता है, फ्रीक्वेंसी बदलती है या उसकी इंटेंसिटी बदलती है या उसकी पावर बदलती है? सोर्स को दूर करने पर उसकी पावर चेंज होती है, इंटेंसिटी चेंज होती है कि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? पावर। अच्छा, क्या हो गया तुम लोग को भाई यार, इंटेंसिटी क्या हो गया तुम लोग को? फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। भाई आप कभी बल्ब खरीद के लाते हो अपने घर के लिए? ये बताओ, कभी आता है अपने घर के लिए कोई बल्ब खरीदा है? तो कोई दुकानदार ने पूछा आपसे कि भाई आपका दीवार कितनी दूर है या होल्डर कितनी दूर लगा हुआ है? आप उसको पावर बोलते हो ना कि 9 वाट का एलईडी दे दो, 10 वाट का एलईडी दे दो, कि ये भी बताते हो कि 20 मीटर ऊपर छत है?
डिस्टेंस के हिसाब से तो पावर आती नहीं है। तो पावर ऑफ सोर्स एक फिक्स वैल्यू होती है यार। सोर्स मतलब बार बार अपने घर के बल्ब को क्यों ये समझते हो? आपको कभी डाउट हो तो बल्ब ले लो, बल्ब भी तो लाइट देता है। तो अगर हम बल्ब दूर लगा देंगे तो क्या वो 9 वाट की जगह 18 वाट का हो जाएगा? फिक्स्ड वैल्यू बच्चा, ये नहीं बदलता। फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। ग्रीन कलर का बल्ब है तो कहीं भी लगाओगे ग्रीन लाइट ही निकलेगी उसमें से, रेड लाइट नहीं निकल जाएगी। हाँ, इंटेंसिटी बदलता है, क्योंकि बल्ब ज्यादा दूर होगा तो डिम लाइट आएगी, बल्ब पास होगा तो ब्राइट लाइट हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। और इनफैक्ट इसका फॉर्मूला होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और फिजिक्स तो एक ऐसी चीज है यार, आप पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हो। इंटेंसिटी जितनी भी चीजों की है वो 1/r² पे ही डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटेशन चैप्टर, किसी मास से r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी gm/r²। किसी चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी kq/r²। किसी बल्ब से r डिस्टेंस पे लाइट की इंटेंसिटी, वो भी प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। फिजिक्स तो कितना सिस्टमेटिक चल रहा है कि जितनी इंटेंसिटीज हैं वो सब 1/r² पे डिपेंडेंट है। चाहे वो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला देखो, चाहे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देख लो, चाहे वो इंटेंसिटी ऑफ बल्ब लाइट का फॉर्मूला देख लो, साउंड का फॉर्मूला देख लो। तो अगर आप 0.2 मीटर से उठा करके उसको 0.6 मीटर कर रहे हो, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस पे, और इंटेंसिटी 1/r² पे डिपेंड कर रहा है, तो इंटेंसिटी को मतलब डिस्टेंस को 3 टाइम्स करोगे अगर, मतलब डिस्टेंस को 3 टाइम्स फैक्टर से बढ़ाया आपने, तो ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी जो होगी वो 9 टाइम्स लेस हो जाएगी। और सैचुरेशन करंट, अभी पीछे आपको बताया गया था कि जो सैचुरेशन करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चलता है, प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी अगर हमारी 9 टाइम्स लो होगी तो सैचुरेशन करंट भी 9 टाइम्स लो हो जाएगी, यानी कि जो करंट पहले 18 मिली एम्पियर पे सैचुरेट हो रही थी वो 9 टाइम्स लो हो जाएगी, यानी कि 2 मिली एम्पियर। एक ही ऑप्शन है इसमें, कौन सा? और स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में तो थ्योरी में बताया अभी आपको, बार बार हमने पॉइंट्स लिखे। कभी कुछ फंस जाए, कभी भी क्वेश्चन करते वक्त अगर आपसे फंसे तो आप इस बार पन्ने को ओपन करना। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, और डिस्टेंस बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। तो इसका मतलब क्या कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में? चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो जितना पहले दिया है उतना ही रखो। पहले तुमको यहाँ पर 0.6 वोल्ट दे रखा, 0.6 ही रहेगा। तो ये बी वाला ऑप्शन भी होगा, यानी बी एंड डी। सर हम्म, पिछले वाले क्वेश्चन में एक डाउट था। बताओ। इसमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बॉल ने एक्वायर किया है, ये वो होगा जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को जीरो करेगा, या और उतना भी जो जीरो करके इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी तरफ खींचेगा? नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को जीरो नहीं कर पाएगा ये। देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो कैसे कर दोगे आप? वो तो HF माइनस फाइव एक फिक्स वैल्यू है। हाँ, मैक्सिमम मतलब ये स्टॉपिंग का मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इन्फिनिटी पर जाने से पहले यू टर्न मार करके वापस इस बॉल के पास आ जाएंगे, यानी कि बॉल का चार्ज कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलते भी रहेंगे और साथ में आते भी रहेंगे। तो मतलब जिस रेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसी रेट से वापस भी आ रहे हैं, तो नेट चार्ज बॉल का कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। सर इलेक्ट्रॉन ये निकलते कौन से, जो बैलेंस होते हैं कि जो लैटिस में घूम रहे होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल में फ्री, लैटिस वेटिस की बात नहीं कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट यहाँ पर नहीं है। ये बिल्कुल फ्री है, जो किसी वैलेंसी में नहीं है। सर जो इलेक्ट्रॉन जब वापस आएंगे वो सरफेस पे ही रहेंगे कि अंदर रहेंगे? अच्छा, अब इन सब क्वेश्चंस की क्वेरीज का आंसर नहीं दिया सकता मैं, बताऊं इसलिए क्योंकि हम लोग जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब आंसर है इनके, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग के लेवल पर नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आप क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे हो, मतलब क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ रहे हो। तो बहुत जो डिटेल्ड आंसर है, इसमें कुछ लॉज आगे काम करते हैं जिसके बारे में सुना होगा आपने, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और मतलब वो सब ये चीजों की प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि क्या ये होगा कि नहीं होगा।
है ना। मतलब इनमें ये कंफर्म कह पाना कि जो इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे वो सरफेस पे ही रहेंगे कि अंदर जाएंगे, थोड़ा सा मतलब श्योरिटी के साथ कोई भी नहीं बता पाएगा क्या होगा इसमें। मतलब कोई लॉ नहीं है ना जिसके बेसिस पर कह दें आपसे। अगर मान लो हम कह भी देंगे तो फिर उसके पीछे लॉजिक नहीं है मेरे पास कोई, क्या होगा इसमें। सर क्लियर? इसमें v को gm by r भी लिख सकते हैं ना कभी, अगर मास पूछ दिया इसका जब नहीं मास बॉल का। नहीं बच्चा, नहीं बच्चा, तो मास की वजह से कैसे होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से थोड़ी आप इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन तो चार्ज्ड बॉडी है ना, तो ये तो फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ। यस सर। चार्ज निकाल सकते हो, हाँ ये हो सकता था क्वेश्चन कि इसमें चार्ज पूछ लेते आपसे। एक क्वेश्चन ये हो सकता था कि आपसे पूछ ले कि बॉल पे चार्ज कितना आएगा, तो वो आप कर सकते हो कि ये जो 1.5 वोल्ट निकाला है इसको 1/4πε0 की वैल्यू और चार्ज, और इसका अगर रेडियस दिया हो क्वेश्चन में, बॉल का रेडियस, तो आप ये निकाल सकते हो कि बॉल पर मैक्सिमम चार्ज क्या हो सकता है। फिर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी जा सकती है कि इसके आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक में घुसना पड़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाने को आ सकता है ना, वो सब चीजें अलग हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक में एंटर कर जाएगा। तो दो चैप्टर जहां पर मिल जाते हैं वो क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, जेई के लिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से यहाँ कोई काम नहीं है सर, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत वीक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन। हाँ बिल्कुल। और ये एक लास्ट टॉपिक है इसका। देखो अभी तक हम लोगों ने जितने इलेक्ट्रॉन्स लिए थे वो मेटल के सरफेस से निकल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल के सरफेस के अंदर से आते हैं। मतलब ये जो आइंस्टाइन का ये कहना था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू दी इन्होंने HF माइनस फाई नॉट, तो ये उन्होंने ये भी कहा था साथ में अपनी थ्योरी में, ये कहा था कि ये उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए हैं जिनका एमिशन सरफेस से हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से एमिट ना हो करके मेटल के अंदर से आएंगे तो वो कुछ ट्रेवलिंग करेंगे, कमिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ द मेटल में कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगा क्योंकि वो मेटल में ट्रेवल करेंगे, तो लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रेवल, जिस वजह से वो HF माइनस फाई नॉट से कम हो जाते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन के फॉर्म में मॉडल है कि सपोज दैट इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल बट दिस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैज कम फ्रॉम इनसाइड ऑफ द मेटल आफ्टर सफरिंग सेवरल कोलिजन्स, और P% ऑफ इट्स एनर्जी वो हर एक कोलिजन में सफर कर रहा है, हर एक कोलिजन में, और N कोलिजन करने के बाद वो सरफेस तक आया। मतलब हम मेटल को एक बल्क माने, मेटेलिक, तो बल्क के फॉर्म में वॉल्यूम होगा उसका, कुछ वॉल्यूम, तो कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर हैं, कुछ बीच में हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ सरफेस पर है। तो इनका ये कहना है कि जब आप इसके ऊपर लाइट डालोगे, मतलब H/F का फोटोन डालोगे, तो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन तो क्विकली एमिट हो जाएगा। तो जो सरफेस से एमिट हो रहे हैं, एमिटेड विथ सरफेस में, उनकी काइनेटिक एनर्जी HF माइनस फाई नॉट कह सकते हो। लेकिन अगर कोई फोटोन मेटल के अंदर जाकर के किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करे और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर बाहर सरफेस तक आए और बीच में कई बार ये कोलाइड कर चुके हैं और हर बार कोलाइड करने पर अपना P% एनर्जी लूज कर रहे हैं और N कोलिजन्स कर रहे हैं, तो फाइनली ये कितनी एनर्जी से बाहर आएंगे। तो HF एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पहली बार मिलेगी, उस HF में से पहले कोलिजन में, फर्स्ट कोलिजन में, उस HF का P% वो लॉस कर जाएंगे, तो बचेगा कितना उनके पास। ये एक्सप्रेशन गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको छोड़ दीजिएगा, ये कुछ फॉर्मेट मतलब फाइल करप्ट हो गई है। तो पहली बार एनर्जी मिली HF, उस HF का P% वो लॉस कर रहे हैं, यानी कि 1 माइनस P% बचा उनके पास, तो 1 माइनस P/100 इतनी एनर्जी पहले कोलिजन के बाद बची। अगले कोलिजन के बाद आप समझ सकते हो क्या होगा यार, ये जो P% आप लॉस करोगे वो किसका लॉस करोगे। सबसे पहले HF आया, इस HF का P% लॉस हो गया,
तो 1 माइनस पी परसेंट बचा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा एक कोलिजन के बाद। तो अगले कोलिजन में इसका 1 माइनस पी परसेंट करेंगे। तीसरे कोलिजन में फिर जो एनर्जी बची उसका 1 माइनस पी करो। कुछ एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का नहीं हो रहा है ये, जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो वैसे ही ये कंपाउंडेड होता जा रहा है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है आपको ये? तो एन कोलिजन्स के बाद क्या एनर्जी बचेगी उसमें? एन कोलिजन्स के बाद HF by 100, क्या ये लिख सकते हैं कि ये 1 माइनस पी टू द पावर n होगा, जस्ट लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको फायदा होता है, आप सोचो कंपाउंड लॉस हो रहा है आपको, कंपाउंडेड लॉस मान 100 to लीजिए। the power n। हाँ, कंपाउंडेड लॉस मान लीजिए। कंपाउंडेड लॉस भी तो ऐसे निकालोगे जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप निकालते हो कि फाइनली कितना अमाउंट मिलेगा, वैसे कंपाउंडेड लॉस निकाल लीजिए। आपका प्रिंसिपल अमाउंट HF है, HF हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, और P% के रेट पर हम बार बार लॉस कर रहे हैं, तो इतनी एनर्जी n कोलिजन्स के बाद बचेगी। उसमें से वर्क फंक्शन को और माइनस करेंगे और तब जाकर के हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला आ जाएगा। ये काइनेटिक 100 भी ये 100 सिर्फ पी के नीचे आएगा। अरे अरे एक मिनट, अरे ये तो थोड़ा सा जल्दी में, एक मिनट रुको। वो 100 जो है वो सही बात है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है इसमें। हाँ, तो ये HF1 माइनस P अपॉन 100 एंड टू दी पावर n। अब ठीक है ना यार ये? यस सर। हाँ, वो यहाँ पर वही लिखा था एक्चुअली, पता नहीं कहाँ से कुछ फाइल करप्ट हो गई है तो लिख नहीं पाए, और फिर उसमें से वर्क फंक्शन को माइनस कर देंगे। इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो HCV की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन है इसका, आप देखना। इसी के ऊपर उन्होंने 2 कोलिजन्स का एग्जांपल लेके दिया हुआ है तुम्हें, कि 2 कोलिजन्स का एग्जांपल लेकर के उन्होंने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर दें इसकी क्या होगी। ठीक है जी बच्चा, बोलो। यस सर। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने कवर किए हैं। अब अगली वाली क्लास में आपको ये भी दिखाएंगे कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं वो कैसे आए थे, तो थोड़ा सा आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि जो हम लोगों ने पढ़ा है क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो जो सर नेक्स्ट इस क्वेश्चन में ये 1 माइनस पी बाय होल बाय 100 होना चाहिए ना? सिर्फ पी के नीचे 100 लिखा है वो। अब यार क्या कंफ्यूज कर रहे हो, परसेंट वाले में दिक्कत। सही है, नो सर, मतलब होल बाय 100 जो ऊपर लिखा वो सही था, नो सर, ये सही है। यही सही। ये परसेंट वाले में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है बच्चा, हाँ ये सर, है। नीचे वाला सही है सर, ऊपर वाले में हाँ, ये गलत है, ये सही लिखा है यार। परसेंट वाले में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, जो 7th 8th में पढ़ते थे तब भी यही होता था। मतलब ये वाले क्वेश्चन जो होते थे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन 7th 8th में, तब भी प्रॉब्लम करते थे, शायद तुम लोग को भी करते होंगे। तो सर नीचे वाला ही सही है शायद। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो सुनो, इसको पढ़ लेना, क्योंकि हम कल कुछ क्वेश्चन आपको दिखाएंगे जो रीसेंट जेईई एडवांस में और जेईई मेंस के आए हुए हैं, ताकि ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लोज हो जाए हमारा। जब ये क्लोज हो जाएगा इसके बाद हम एक्सरेज वाला टॉपिक ले लेंगे, एक्सरेज, एंड उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस। सर डाउट क्लास नहीं लगाएंगे यार। एक सेकंड बच्चे रुको।